स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सिविल वॉर हुई थी। बोल्शेविक पार्टी के पास ही पावर रहती है सिविल वॉर के बाद भी, जिसका नाम अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो गया था। तो फिर रशिया को एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने की कोशिश करती है बोल्शेविक पार्टी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। फिर क्या होता है, 1924 में लेनिन जो थे उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है, फिर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को कौन हेड करता है? स्टालिन हेड करते हैं। जोसेफ स्टालिन जो है लेनिन की डेथ के बाद रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को हेड करते हैं। इनका जो आइडिया था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ पूरे यूएसएसआर में। जितने समय के लिए इन्होंने रशियन कम्युनिस्ट पार्टी में हेड किया, उतने पूरे समय को स्टालिनिज्म बोलते हैं। ये एक पॉलिसी लाए थे कलेक्टिवाइजेशन। ठीक है, कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग लैंड ऑफ वेरियस फार्मर्स एंड देन परफॉर्मिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऑन कलेक्टिव बेसिस। क्या होता है इसमें? इस सारे जो फार्मर्स होते हैं उनकी लैंड क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, एक दूसरे में मिला लेते हैं, और फिर जो भी एग्रीकल्चर उस सब मिलके उस पर एग्रीकल्चर करते हैं, और जो भी प्रॉफिट होता है, जितनी फसल होती है, कलेक्टिव बेसिस पर वो बांट लेते हैं। तो यहाँ पर स्टालिनिज्म का मतलब क्या है कि जोसेफ स्टालिन के जितना समय था जो वो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को हेड करते हैं, उतने समय को हमने स्टालिनिज्म बोला। और जो एक पॉलिसी लाते हैं कलेक्टिवाइजेशन की, उस पॉलिसी को हमने कलेक्टिवाइजेशन बोला। सारे फार्म को कंबाइन करने की पॉलिसी को हमने कलेक्टिवाइजेशन बोला। अब रीजंस क्या थे? रीजंस फॉर कलेक्टिवाइजेशन, क्यों कलेक्टिवाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ी? बाय 1927 से जो सोवियत रशिया था, ठीक है, जो रशिया था वो सोवियत यूनियन का पार्ट बन गया था। तो जो सोवियत रशिया था वहाँ पर क्या हो रहा था कि फूड की शॉर्टेज हो रही थी, खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, स्पेशली टाउन्स में। ठीक है, जो कंट्री साइड्स थी, जो गांव थी, वहाँ पर तो लोग फसल उगाते थे और वहाँ पर इतनी ज़्यादा कमी नहीं थी खाने की। लेकिन जो टाउन्स होते थे वहाँ पर क्या होता था, खाने की बहुत ज़्यादा कमी होते जा रही थी, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, जितने भी फसल होती है, उसकी प्राइजेस क्या कर देती है, फिक्स कर देती है। ठीक है, कि इतने प्राइजेस पर ये चीज़ें बेची जाएगी। स्टालिन ऐसा करते हैं। बट पीजेंट्स रिफ्यूजेस टू सेल देयर ग्रेन्स टू गवर्नमेंट एट दिस प्राइजेस। लेकिन जो पीजेंट्स होते हैं वो उतनी प्राइस जो गवर्नमेंट फिक्स करती है उसमें अपने ग्रेन्स को सोल्ड करने में, अपने एक फसल को बेचने से इनकार कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पहले से ही कम फसल हो रही है, उसके बाद भी अगर जो गवर्नमेंट बोलेगी उतने में ही बेचेंगे तो फिर फार्मर्स को तो जो पेजेंट्स होंगे उन्हें तो घाटा होगा, तो इसलिए वो उससे मना कर देते हैं। तो जो स्टालिन थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि खाने की शॉर्टेज इसलिए हो रही है क्योंकि जो बड़े बड़े जो पेजेंट्स होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं, स्टॉक्स को रोक रहे हैं, ताकि जो मार्केट में प्राइजेस बढ़ जाए। उन्हें ऐसा शक था। ऐसा होता है ना, ब्लैक मार्केटिंग होती है कि जो भी चीज़ होती है उसको स्टॉक करके रख लेते हैं, मार्केट में नहीं लाते, और फिर जब वो चीज़ मार्केट में नहीं आती तो क्या हो जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है, और जब कीमत बढ़ जाती है तब फिर वो मार्केट में उस चीज़ को लाते हैं। तो स्टालिन को ऐसा लग रहा था कि जो भी ग्रेन्स हैं उसको जो रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स है क्या करके रख रहे हैं, स्टॉक करके रख रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं, ताकि मार्केट में प्राइजेस बढ़ जाएँ। यहाँ पर आपको एक टर्म दे रखी है, कुक्लक्स। कुक्लक्स कौन होते हैं? जो बड़े बड़े पीजेंट्स और ट्रेडर्स जो होते हैं उनको कुक्लक्स बोलते थे। तो जो स्टालिन को शक हो रहा था कि जो कुक्लक्स हैं, जो बड़े बड़े रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स हैं, शायद वो स्टॉक्स को होल्ड करके रख रहे हैं। तो इसके लिए वो क्या सोच रहे थे कि ये जो भी स्टॉक इन्होंने होल्ड करके रखा है इनसे छीनना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया होते हैं वहाँ पर ये जो पार्टी होती है बोल्शेविक पार्टी, जिसका नाम अब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, तो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है, पूरे जो भी जहाँ पर खेती होती है वहाँ पूरे टूर करती है, पूरा देखती है, उसको सुपरवाइज करती है। गांव-गांव जाकर वो क्या करते थे, ग्रेन्स जो होते थे, फसल जो होती थी, उसको गवर्नमेंट के लोग, जो पार्टी के लोग ही कलेक्ट करते थे, और जो कुक्लक्स होते थे उनके घरों में, उनके जो भी जहाँ पर भी वो रख सकते थे उनका फसल, वहाँ पर रेड डाली जाती थी ताकि वो स्टॉक्स को होल्ड ना कर पाए। लेकिन इन सब की चीज़ों के बाद, जब जो भी स्टालिन करते हैं, इन सब चीज़ों के बाद भी जो शॉर्टेज होती है फूड ग्रेन्स की वो कंटिन्यू रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक रीज़न तो स्टालिन को लग रहा था कि जो रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स हैं वो स्टॉक को होल्ड करके रख रहे हैं। तो जब इन्होंने ये चीज़ को करेक्ट कर लिया, पार्टी ने क्या करा, खुद जाके गाँव में कलेक्ट करने लग गई, कुक्लक्स के घर पर रेड डाली कि देखने के लिए कि उन्होंने स्टॉक कहीं होल्ड करके तो नहीं रखे हैं। तो इसके बाद
भी जब फूड शॉर्टेज हो रही थी तब लोगों ने आर्ग्यूमेंट क्या दिया कि शायद फूड शॉर्टेज जो हो रही है वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब क्या हो गया है, स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स हो गई हैं। क्योंकि हमने क्या देखा था कि लेनिन क्या करते हैं, बोल्शेविक पार्टी क्या कर देती है, सोशलिज्म लाने के लिए सारे जो बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े बड़े फार्मर्स के, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के, उनसे छीन के सब फार्मर्स में बांट देती हैं, है ना। सारे पेजेंट्स को छोटी छोटी लैंड्स दे देती है। तो जो स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स हो गई है, सब फार्मर को छोटी छोटी ज़मीन जो मिल गई है, उसकी वजह से शॉर्टेज जो आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है। लोग ऐसा बोल रहे थे। ऐसा वो क्यों बोल रहे थे? क्योंकि जो स्मॉल साइज जो होती है लैंड की जो छोटी छोटी ज़मीन होती है, उनको मॉडर्नाइज नहीं कर सकते, ठीक है। उस पर मॉडर्नाइज तरीके से, मॉडर्न तरीके से खेती नहीं की जा सकती। बेसिकली ये हो रहा था कि छोटे छोटे खेत हो गए थे, सोशलिज्म लाने के चक्कर में सब लोगों को खेत बांट दिए थे। इसकी वजह से सब छोटे छोटे खेतों के सब मालिक बन गए थे। इससे क्या हो रहा था कि आउटपुट कम होते जा रहा था, क्योंकि आधी जगह तो पगडंडी बनाने में और ये सब बनाने में ही चली जाती थी। और जो छोटे छोटे फार्मर्स थे वो मशीन्स वगैरह भी यूज़ नहीं कर सकते थे अपने फार्म्स में, क्योंकि वो इतनी सी छोटी सी ज़मीन में कौन मशीन लगाएगा। तो इस वजह से मॉडर्नाइज नहीं हो पा रही थी फार्मिंग। तो लोग एक ये भी रीज़न कंसीडर कर रहे थे कि शायद स्मॉल साइज़ ऑफ होल्डिंग्स जो हो गई है, खेत जो है जो इतने सारे बढ़ गए हैं, इसकी वजह से भी शायद फूड शॉर्टेज आ रही होगी। तो अब जब अगर फार्म्स को मॉडर्नाइज़ करना है, अगर आउटपुट बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, फार्म्स को मॉडर्नाइज़ करना पड़ेगा, मशीनरी मशीन्स का यूज़ करना पड़ेगा फार्मिंग के लिए। तो अगर मॉडर्नाइज़ करना है फार्म्स को, उसके लिए 3 चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले ये करनी पड़ेगी कि फार्म्स में जो भी बड़े बड़े ज़मीन होती है, वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मशीन्स लगानी पड़ेगी, इंडस्ट्रियल लाइंस लगानी पड़ेगी, मशीन से खेती करनी पड़ेगी। सेकंड था, इट वाज नेसेसरी टू एल्यूमिनेट कुकलक्स। जो बड़े बड़े रिच पीजेंट्स जो थे, ट्रेडर्स जो थे, वो लोग क्या करते थे, रिच पीजेंट्स जो थे उनके पास लंबी लंबी ज़मीन होती थी। तो गवर्नमेंट चाहते थे कि ये जो रिच पीजेंट्स हैं इनको हम हटा दें, इनको एलिमिनेट करें, ताकि इनकी जो बड़ी बड़ी ज़मीन है वो भी बहुत सारी ज़मीनों में मिल जाए और कलेक्टिव बेसिस पे फार्मिंग हो सके। तो इसके लिए और क्या, बड़े बड़े फार्म्स हो, छोटे छोटे में बटे ना हो, और उन सब फार्म्स को कौन कंट्रोल करे, गवर्नमेंट कंट्रोल करे, ठीक है। कोई भी एक पर्सन की ना हो, गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करे। तो बेसिकली ये बोला जा रहा था कि अब जब सोशलिज्म की वजह से जो ज़मीन है वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ गई है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सारी ज़मीन को मिलाना पड़ेगा। और उसको कौन रेगुलेट करेगा, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और जो भी प्रॉफिट होगा वो सब लोगों में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन वर पीपल हैप्पी विद दैट? क्या लोग इससे खुश थे, लोग ऐसा करना चाह रहे थे क्या? तो इसका आंसर है नो। देयर वर मैनी प्रॉब्लम इन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। तो जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट करना चाह रही थी ताकि जो फूड शॉर्टेज ना हो, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी? प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कलेक्टिवाइजेशन। तो कलेक्टिवाइजेशन से प्रॉब्लम ये थी कि 1929 से गवर्नमेंट क्या करी थी, पेजेंट्स को फोर्स करने लग गई थी कि अब आपको कैसे कल्टीवेट करना है, कोलखोस में कल्टीवेट करना है, मतलब कलेक्टिव फार्म्स जो कि मिला दिए गए हैं सारे फार्म्स, उसमें ही सबको कल्टीवेट करना है और जो भी प्रॉफिट होगा वो सबको बांट दिया जाएगा। तो पीजेंट्स थे इससे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे, और गुस्से में पीजेंट्स क्या कर देते हैं, सारी अथॉरिटीज़ को रेजिस्ट करने के लिए, अपना रेजिस्टेंस दिखाने के लिए, जितने भी वो उनके क्रॉप्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जितनी भी फसल उगी होती है उसको ख़त्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके साथ साथ उनकी जो कैटल्स होती हैं, काउस वगैरह, इन सब को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मार देते हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो अपना विरोध जताना चाहते थे कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ। लेकिन जब पेजेंट्स ने ऐसा करा, फार्मर्स ने ऐसा करा, तो गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हटी। गवर्नमेंट ने भी क्या करा, बहुत ज़्यादा जो भी कलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट करता था, मना करता था, उनको पनिश किया जाता था, उनको डिपोर्ट कर जाता था, दूसरी कंट्री में भेज दिया जाता था या फिर एग्जाइल में भेज दिया जाता था। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमने पढ़ा था कि जो रशिया के जो पेजेंट्स थे वो तो नेचुरली सोशलिस्ट थे, वो लोग तो खुद ही अपनी जो ज़मीन होती थी वो मिला लेते थे, साथ में खेती करते थे। तो जब गवर्नमेंट ऐसा बोल रही तो उनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले वो अपने मन से करते थे, ठीक है, अपने मन से अपनी जो भी लैंड थी उसको साथ में पुल कर देते थे और खेती करते थे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट उन्हें फोर्सफुली ऐसा करा रही थी, तो पीजेंट्स इससे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे और वो प्रोटेस्ट करते हैं।
अब क्या क्वेश्चन आता है कि क्या कलेक्टिवाइजेशन जो गवर्नमेंट कर रही थी उससे कुछ फ़र्क पड़ा? तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर से फूड शॉर्टेज तो वैसी ही थी, कोई इतना गवर्नमेंट के मेजर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि यू कैन नॉट विन ओवर द नेचर, कि आप नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते। बैड हार्वेस्ट होता था। बैड हार्वेस्ट क्यों होता था? क्योंकि बहुत ठंड पड़ जाती थी, ठंड पड़ जाती थी तो फसल अच्छी नहीं होती थी। तो इस वजह से डेवास्टेटिंग फेमाइन्स हुआ, बहुत फेमाइन आया, लोग भूखे मर रहे थे। कम से कम 4 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी क्योंकि उन्हें खाना ही नहीं मिल रहा था खाने के लिए। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ किया गया, कलेक्टिवाइजेशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। प्लान्ड इकोनॉमी जो कि 5 ईयर प्लानिंग वो करते थे, उसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि जब लोगों के पास खाने को खाने ही नहीं है और तुम इकोनॉमी की प्लानिंग कर रहे हो, तो इसको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया। जो भी लोग क्रिटिसाइज़ करते थे सोशलिज्म को, जो भी लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कलेक्टिवाइजेशन को, इकोनॉमी को, तो उनको उनके ऊपर चार्ज लगा दिया जाता था, उनको जेल में डाल देते थे। उन पे काहे का चार्ज लगाते थे कि ये कॉन्स्पिरेंसी रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं सोशलिज्म के खिलाफ। और रशिया के सब लोग सोशलिज्म के ही सपोर्टर्स थे, तो उन लोगों को जो भी उनके विरोध जाता था उनको चार्ज लगा दिया जाता था उन पे कॉन्स्पिरेंसी का अगेंस्ट सोशलिज्म। तो इस तरीके से ओवर 2 मिलियन लोगों को प्रिजन में डाल दिया गया, लेबर कैंप्स में भेज दिया गया। और क्या उन पे चार्ज लगाया कि ये कॉन्स्पिरेंसी रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं सोशलिज्म के खिलाफ। बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया फॉल्स कन्फेशन करने के लिए, उनके ऊपर कुछ भी चार्ज लगा देते थे और उनको फोर्सफुली बोला जाता था कि आपको कन्फेस करना है कि आपने ही ये किया है। मतलब फोर्सफुली मार वार के उनसे कन्फेशन कराया जाता था और उसके बाद क्या करते थे, उनको एग्जीक्यूट कर देते थे। इस तरीके से बहुत सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स जो थे उनको भी मार दिया गया, जो कि अगर ज़िंदा रहते तो शायद रशिया की इकोनॉमी को और आगे ले जा सकते थे, लेकिन उनको भी मार दिया गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। अब ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या हुआ रशियन रिवोल्यूशन और यूएसएसआर में, कैसे इसका इन्फ्लुएंस हुआ? तो यूएसएसआर है क्या? इस आपके बुक में इसको ठीक से बताया नहीं गया है। अब एक बार हम देख लेते हैं, आपकी बुक में नहीं है लेकिन जनरल नॉलेज के लिए है। तो यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? संघ, मतलब सब लोग साथ में संघ, और सोवियत का मतलब होता है काउंसिल। ठीक है, इसको जनरली क्या बोलते थे? सोवियत काउंसिल बोलते थे। तो सोवियत काउंसिल, कुछ लोगों को लगता है सोवियत काउंसिल और रशिया एक ही जगह, एक ही कंट्री है, एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोवियत काउंसिल जो है वो कम से कम 15 रिपब्लिक्स की एक काउंसिल है। ठीक है, 15 देश है, 15 एक सेपरेट देश उसमें थे, अब नहीं है ये। 15 सेपरेट रिपब्लिक्स इसमें देश थे, ये सारी कंट्रीज़ इसकी पार्ट थी। तो रशिया जो थी ये इसका पार्ट थी, और रशिया जो थी वो सबसे बड़ी कंट्री थी जो सोवियत यूनियन का पार्ट थी। इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है सोवियत यूनियन यानी रशिया, लेकिन ऐसा नहीं है। सोवियत यूनियन में 15 रिपब्लिक्स थी, उसमें से एक रिपब्लिक रशिया भी थी। रशिया वॉज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। कब बना इसका पार्ट? जब हमने देखा था कि रशियन रिवोल्यूशन हुआ था 1970 में, तब ये क्या हो जाता है? सोवियत यूनियन का पार्ट बन जाता है। रशिया जॉइन सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ऑफिशियली बनता कब है? जो सिविल वॉर होती है 1921 में। ठीक है, उसके बाद 1922 में ये बनता है। इसमें क्या होता है? वन पार्टी स्टेट होता है, ये पूरी एक ही मतलब कंट्री रहती है, और इसमें वन पार्टी स्टेट होता है। कम्युनिज्म फॉलो करा, कम्युनिज्म रिजिम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है यहाँ पर। लेकिन फिर क्या होता है? 25 दिसंबर 1991 में एक कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, यूएसएसआर ख़त्म हो जाता है, कोल्ड वॉर होती है और रशिया इसका पार्ट फिर नहीं रहता। तो अब क्या है? रशिया एक सेपरेट कंट्री बन गई है। अब हम कभी भी रशिया की बात करते हैं तो रशिया अब एक सेपरेट कंट्री बन गई है। पहले ये यूनियन का पार्ट हुआ करती थी, अब नहीं है, अब एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट है। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है? रशिया एक सेपरेट कंट्री है, सोवियत यूनियन जो है एक पॉलिटिकल स्टेट हुआ करती थी जिसमें 15 कंट्रीज थी, उसमें रशिया भी एक समय पर उसका पार्ट हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। अब हम देखते हैं कि रशियन रिवोल्यूशन जो हुआ था तो उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या होता है, पूरी रशिया में, यूएसएसआर में, पूरे वर्ल्ड में इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारी सोशलिस्ट पार्टीज़ बनती है, पूरे यूरोप में बनती है, पूरे बहुत अलग अलग जगहों पर सोशलिस्ट पार्टी बनना स्टार्ट होती है, लेकिन सब सेम पोजीशन में नहीं होती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी आइडियोलॉजी सब अलग अलग फॉलो करती थी।
सोशलिस्ट पार्टीज़ क्यों बन रही थी, लोग सोशलिज्म को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शायद कोई पॉसिबिलिटी है वर्कर की स्टेट की। ठीक है, सोशलिज्म की थ्योरी क्या बोल रही थी कि जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में, जो कुछ बेस्ट लोग हैं जिनके पास अमीर लोग जो हैं केवल उन्हीं के पास रिसोर्सेज ना रहे, रिसोर्सेज क्या होए, सबको डिस्ट्रीब्यूट हुए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर्कर्स को भी मिले, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो, जो गवर्नमेंट बने वो सब किसकी बनी, वर्कर की बने, जो लोअर स्ट्रेटा है, जो निचले स्तर के लोग हैं वो ऊपर आए। सोशलिज्म एक तरीके से थ्योरी ये बोल रही है, तो तभी लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि ये वर्कर्स को आगे बढ़ाने की बात कर रही थी। और उस वक्त जब ये थ्योरी आई थी तब उस वक्त वर्कर्स की हालत ऑल ओवर यूरोप में बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए लोग सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये वर्कर्स की पॉसिबिलिटी, वर्कर्स की गवर्नमेंट बनने की पॉसिबिलिटी की बात करती है। बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी बनना भी स्टार्ट हो जाती है। एक कम्युनिस्ट पार्टी बनती है ग्रेट ब्रिटेन की जो बहुत ज़्यादा फेमस होती है। बोल्शेविक जो होती है, बोल्शेविक पार्टी जो होती है वो बहुत सारी लोगों को इनकरेज कर रही थी कि सोशलिज्म अब आपकी कंट्री में भी लाओ। बहुत सारी कॉलोनीज़ को, जैसे यूरोप की बहुत सारी यूरोप में जितनी भी कंट्रीज़ थी उन्होंने बहुत सारी कंट्री में अपनी अपनी कॉलोनीज़ बना के रखी थी। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को बना के रखा था, ब्रिटेन ने अमेरिका की भी 13 स्टेट्स को अपनी कॉलोनी बना के रखा हुआ था। तो बहुत सारी कॉलोनीज़ बनी हुई थी यूरोप के लोगों की। तो बोल्शेविक जो पार्टी थी वो ये कॉलोनियल पीपल को भी बोल रही थी कि आप भी एक्सपेरिमेंट ट्राई करो, आप भी सोशलिज्म आपकी कंट्री में लाने की कोशिश करो। इंडिया से भी बहुत सारे लोग सोशलिस्ट पार्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या करती है बोल्शेविक पार्टी, कॉन्फ्रेंस रखती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ थी उनको बुलाती है। ईस्ट में के कौन कौन सी कंट्री है, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्री ईस्ट वाली कंट्रीज़ हैं। तो ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज़ को इनवाइट करती है, कॉन्फ्रेंस बनाती है। तो इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं सोशलिज्म के बारे में उनको बताया जाता है। कॉमिंटर्न बनते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज़, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। यहाँ तक कि पढ़ाना भी स्टार्ट कर देते हैं ये सोशलिज्म कैसे लाना है, सोशलिज्म थ्योरी क्या है। यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में ईस्ट के बहुत सारे वर्कर्स को सोशलिज्म पढ़ाना भी ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम जब तक हुआ तब तक जो सोशलिज्म की थ्योरी थी, ठीक है, वो यूएसएसआर से पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी। पूरे इसको एक तरीके से ग्लोबल स्टेटस मिल गया था। लेकिन फिर 1950 में क्या पाया कि जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है यूएसएसआर में, ठीक है, वो जो है वो सोशलिज्म के आइडिया को कहीं ना कहीं नहीं अपना रही है। ठीक है, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद जो सोशलिस्टिज्म के जो आइडिया हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं नहीं अपना रही है। करना क्या चाह रहे थे, सोशलिज्म लाना चाह रहे थे, लेकिन हो कुछ और ही रहा था। ठीक है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड था पूरा। लेकिन इसके बाद जब सोशलिज्म हुआ, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट थ्योरी जो आई, लेकिन जब सोशलिज्म रशिया में आया तब ये क्या हो गई थी, एक बैकवर्ड कंट्री से एकदम ग्रेट पावर में कन्वर्ट हो गया था रशिया। अब जो है अभी भी इसे वन ऑफ द ग्रेट पावर माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो रशिया में इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई, उनके एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, पुअर वर बीइंग फेड, पुअर लोग थे वो उनका पेट भरा जा रहा था। तो ये सब चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि रशिया में लोग वैसे तो सोशलिज्म लाना चाहते थे, लोगों को पावर देना चाहते थे, वर्कर्स को एम्पावर करना चाहते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सोशलिज्म के नाम पर क्या होता है रशिया में कि सिटीजन्स के राइट्स को छीन लेते हैं, बोलने नहीं देते, जैसे कलेक्टिवाइजेशन उनको जान करके कराते हैं। लेनिन की पार्टी भी बहुत सारे हार्श मेजर्स लाती है। और जो भी डेवलपमेंट रशिया में हो रहा था वो कैसे हो रहा था, रिप्रेसिव पॉलिसीज़ के द्वारा हो रहा था। लोगों को रिप्रेस किया जा रहा था, दबाते जा रहे थे। हमने देखा था जैसे कलेक्टिवाइजेशन जो फॉलो नहीं कर रहा था तो उसको स्टालिन क्या कर, लेबर कैंप्स में भेज रहे थे, उनके ऊपर फॉल्स चार्ज लगा के उन्हें एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों को मारा भी गया था इस टाइम पर। तो जो एक तरीके से इंटरनेशनल रेप्यूटेशन थी जो यूएसएसआर की कि अरे ये बहुत अच्छी पावर है, एज अ सोशलिस्ट कंट्री के सोशलिस्ट को अपना रही है, लोगों को एम्पावर कर रही है, सोशलिस्ट कंट्री की तरह वो एकदम डिक्लाइन होती जा रही थी। लेकिन हम ये डिनाई नहीं कर सकते, जो सोशलिज्म का आइडिया जो था ये बहुत अच्छा आइडिया था। सोशलिस्ट आइडिया जो था वो अभी तक भी लोग इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। गांधी जी भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो आइडियोलॉजी को
बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो हम कंक्लूज कैसे कर सकते हैं कि सोशलिज़म एज एन आइडियोलॉजी तो बहुत अच्छी है, ठीक है। ये क्या बोल रही है कि पावर कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, बहुत सब लोगों में डिवाइडेड हो, ठीक है, सब इक्वल हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, ये थ्योरी बोल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब लोग उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। लेनिन ने उनकी तरीके से इम्प्लीमेंट किया, स्टालिन ने उनकी तरीके से इम्प्लीमेंट किया, अगर लोग नहीं मान रहे थे तो मार रहे थे उनको। तो इस तरीके से लोग उसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो डिफरेंस करता है कि लोग उस थ्योरी को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। ये था आपका पूरा चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन।